हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने इम्प्लांटेशन देखा था। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखने लगते हैं जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय। और कोरियोनिक विलाय सराउंडेड होते हैं यूटेराइन टिश्यू से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर थी वो इम्प्लांट हो चुकी थी यूटेराइन वॉल्स पे या एंडोमेट्रियम की वॉल पे, और वहीं पे जो यूटेराइन के सेल्स थे उन्हें कवर कर लिया था ट्रोपोब्लास्ट। तो जो ट्रोपोब्लास्ट है उससे कोरियोनिक विलाय उस पे कोरियोनिक विलाय दिखने लगेंगे और वो सराउंडेड रहेंगे यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड या मदर के ब्लड से। जो कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू ये दोनों इंटीग्रेट होते हैं और ये दोनों मिलके जॉइंटली एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रायो और मदर की बॉडी के बीच में, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। मतलब कोरियोनिक विलाय जो कि ट्रोपोप्लास्ट से बनी है और जो यूटेराइन टिश्यू थे ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। तो ये जो दिख रहे हैं ये विलाय, ये कोरियोनिक विलाय है और इसके ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये कोरियोनिक विलाय है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है, जैसे सपोज यहाँ पे हम बात करें, ये जो कवरिंग है ये है यूटेराइन वॉल्स की और इस पे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज कोरियोनिक विलाय। ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, किसके बीच में, एम्ब्रायो के बीच में और मैटरनल बॉडी या मदर की बॉडी के बीच में। इस फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है, एम्ब्रायो तक ऑक्सीजन और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। और इसके अलावा ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो से कार्बन डाइऑक्साइड और एम्ब्रायो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरेट करता है उनको भी ये सप्लाई ट्रांसफर करता है मदर की बॉडी में। मतलब प्लेसेंटा जो है ये एक मोड है जिसके जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रायो को मिलते हैं और इसी के जरिए एम्ब्रायो से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये भी जो एम्ब्रायो प्रोड्यूस करता है ये भी रिमूव होता है। प्लेसेंटा जो है ये एम्ब्रायो से कनेक्ट होती है कॉर्ड के जरिए। ये जो कॉर्ड दिख रही है इस कॉर्ड के जरिए प्लेसेंटा एम्ब्रायो से कनेक्ट होती है। इस कॉर्ड को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, which helps in the transport of substance to and from the embryo। इस कॉर्ड के जरिए कोई भी सब्सटेंस एम्ब्रायो तक आता है और एम्ब्रायो से ट्रांसफर होता है जो वेस्ट मटेरियल है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हम देखें, जैसे जब जो भी न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं तो जब उनकी डिलीवरी होती है तो इस कॉर्ड को काट दिया जाता है, ठीक है, इससे डिटैच करके उनको निकाला जाता है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा जो है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। एंडोक्राइन टिश्यू की तरह मतलब ये कुछ हार्मोन्स बनाता है जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्लेसेंटा है ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और ये कुछ हार्मोन्स बनाता है। देन इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी a hormone relaxin is also secreted by ovary। प्रेगनेंसी में कुछ समय बाद जो ओवरी है ये एक और हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, ठीक है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये जो तीनों हार्मोन है ये सिर्फ वुमेन्स में प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी the levels of other hormones like estrogens, progesterones, cortisol, prolactin, and thyroxine, etc. They are increased several folds in the maternal blood। मतलब ये जो कुछ हार्मोन्स थे HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये हार्मोन वुमेन्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। बाकी के ये जो हार्मोन्स हैं इन हार्मोन्स का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाता है। क्यों, हम समझते हैं। जैसे देखो प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी है उसकी भी ग्रोथ होगी तो हमें यहाँ पे थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन की भी जरूरत है और बाकी के जो हार्मोन्स हैं ये भी बढ़ जाते हैं मैटरनल ब्लड में ताकि ये जो एम्ब्रायो है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। अब increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। अब इन हार्मोन्स का जो लेवल बढ़ रहा है ये क्या करता है, फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। तो जो इनका जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन है ये इसीलिए बढ़ता है ताकि फीटस की जो ग्रोथ है ये प्रॉपर हो पाए। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो सेल मास था
ये डिफरेंशिएट होता है आउटर लेयर में, जैसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और कुछ समय बाद इन दोनों के बीच में एक और लेयर अपीयर होती है जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म। ये तीनों लेयर, इन तीनों लेयर्स के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म पाई जाती है, उनको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो मैमल्स हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, तो यहाँ पे तीनों तरह की लेयर होती है। तो जो अंदर इनर सेल मास था ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, वो डिफरेंशिएट होकर एक्टोडर्म बनाता है, दैट इज आउटर लेयर, इनर लेयर बनाता है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म की आ जाती है। These three layers give rise to all tissues in adults. ये जो तीनों लेयर है ये हर तरह के टिश्यूज या ऑर्गन्स बनाते हैं एडल्ट्स में। और it needs to be mentioned here that the inner cell mass contain certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. मतलब inner cell mass में कुछ ऐसे cells पाए जाते हैं जिनको हम stem cells कहते हैं। stem cells में एबिलिटी होती है कि वो सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना पाए। तो कोई भी ऐसा सेल जिसमें एबिलिटी हो सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बनाने की, उस तरह की सेल्स को हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। देन जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है ये लगभग 9 मंथ्स तक रहती है। देन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायोज हर्ट इज फॉर्म। प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद एम्ब्रायो का हर्ट फॉर्म हो जाता है। ये और जो पहला साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, ये हम उसके हर्ट साउंड को सुन के देख सकते हैं। तो जब प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होता है या पहला साइन जो हमें दिखता है ग्रोइंग फीटस का, तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप के जरिए उसके हर्ट साउंड को सुनता है। तो प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद एम्ब्रायो का हर्ट फॉर्म हो चुका होता है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। 2 महीने बाद उसके हाथ पैर और उंगलियां डेवलप हो जाती है, लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 हफ्तों बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। मतलब ज्यादातर ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके होते हैं 12 हफ्तों बाद, जैसे कि लिम्स फॉर्म हो चुके होते हैं, हाथ पैर फॉर्म हो चुके होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके होते हैं। देन the first movement of the fetus and the appearance of hair on head are usually observed during fifth month. 5वें महीने में फीटस का पहला मूवमेंट देखने को मिलता है और उसके सिर पे हेयर्स का भी अपीयरेंस होने लगता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स या सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो बॉडी है, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड होती है। आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं और आई लैशेस बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, 9 महीने बाद प्रेगनेंसी के जो फीटस है वो फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी रहता है। अब देखेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स व्हिच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो 9 मंथ का ये जो पीरियड है इसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। देन विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी causes expulsion या delivery of the fetus. The process of delivery of the fetus या childbirth is called parturition. तो जो डिलीवरी की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कैसे होता है, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही जो फीटस है वो बाहर निकलता है या उसकी डिलीवरी होती है। पार्चुरेशन जो है ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। मतलब जो पार्चुरेशन के जो सिग्नल है ये न्यूरल एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। देखते हैं, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब जो पार्चुरेशन के सिग्नल है ये फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से इंड्यूस किए जाते हैं, जिनके जरिए मतलब जो प्लेसेंटा है ये यूटेरस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, प्लेसेंटा और डेवलपिंग फीटस है ये कुछ सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जिन सिग्नल्स से यूटेराइन कैविटी में या यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, और इस रिफ्लेक्स को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। Oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. अब क्या होता है, जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है
इसके जरिए क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है पिट्यूटरी तक और पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने लगती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये यूटेरस की मसल्स पे काम करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है और उन स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन के कारण और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। देन जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन में, ये कंटिन्यू चलता रहता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। मतलब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, वो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए एक्ट करेगा। जब यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो एज अ रिजल्ट और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन उतने स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। अब इन स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी का एक्सपल्शन होगा थ्रू द यूटेरस। ठीक है, यूटेरस से एक्सपल्शन होगा और बर्थ कैनाल के थ्रू वो डिलीवर हो जाएगा या वो रिलीज हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे पार्चुरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है दे लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। एज अ रिजल्ट बेबी यूटेरस से रिलीज हो जाएगा बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसे हम पार्चुरेशन कहेंगे। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. इन्फेंट जैसे ही डिलीवर होता है, उसके कुछ समय बाद प्लेसेंटा भी यूटेरस से निकल जाता है। देन जो मेमोरी ग्लैंड है फीमेल के, इनमें भी डिफरेंशिएशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी के बाद, और मिल्क के प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। अब मिल्क प्रोड्यूस होना प्रेगनेंसी के जस्ट बाद स्टार्ट होता है ताकि वो नरिश कर पाए न्यूबॉर्न बेबी को। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। अब लैक्टेशन की शुरुआत में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि जरूरी होती है न्यूबॉर्न बेबी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो कुछ बीमारियों से लड़ पाए। तो कोलोस्ट्रम में कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। देन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा ताकि न्यूबॉर्न बेबी जो है उसमें कुछ रेजिस्टेंस आए कुछ बीमारियों के खिलाफ, ताकि वो एक हेल्दी बेबी की तरह ग्रो कर सके। ठीक, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।